नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। एआईएमआईएम के नेता तोकीर निजामी ने लगाया कमलनाथ पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप। कहा, कांग्रेस चली हिंदुत्व की राह पर, कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों से मुस्लिमों के कामों से परहेज है। कमलनाथ जी मुस्लिमों को अपना वोट बैंक समझने की भूल न करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब से कमलनाथ जी आए हैं तब से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से बदल गई है। और मेरी जो विचारधारा की लड़ाई है उस लड़ाई के हिसाब से मैंने वही पूछा है कि कमलनाथ जी, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा छोड़कर गोडसे की विचारधारा पर क्यों चलना चाहते हैं। आप संघ की गोद में बैठकर इस मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज का वोट भय दिखाकर, आतंक दिखाकर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आप इनका वोट लेना चाहते हो 100%। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा कि आपके आते ही पीसीसी भगवामय हो गई, आपके आते ही आपने मुसलमानों के रोज़ा अफ्तार को सीएम बनते ही वहाँ से ख़त्म कर दिया। मुस्लिम समाज की 15 महीने की आपकी सरकार रही, उस 15 महीने की सरकार में एक काम आप गिना दीजिए। आप जो था पूरा के पूरा बजट उठाकर आप उज्जैन में महाकाल मंदिर को दे रहे थे, लेकिन हमारी कब्रिस्तानें, हमारी बाउंड्री, हमारे बहुत सारे काम जो हमारे नेता लेकर जा रहे थे आपके पास, आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे, भगा रहे थे उनको कि नहीं भैया, हमें आपकी बात नहीं करनी। राम गमन योजना की बात कर रहे थे, गौशालाओं की बात कर रहे थे, और वहाँ आप उज्जैन में पैसा भेजने की बात कर रहे थे। वोट तुम्हें मुसलमानों के चाहिए। तो इस तरह की दोगली जो तुम्हारी नीति है, जो तुमने पीसीसी को भगवा में कर दिया है, वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिठाई जा रही हैं, वहाँ पर जो है ना हनुमान चालीसा हो रहा है, कोई एतराज़ नहीं है। कमलनाथ जी खूब करिए आप, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आपकी ये जो मोहब्बत की दुकान है पीसीसी, वहाँ पर सब धर्मों के लिए है या आपने एक धर्म के विशेष के लिए वो बना के रखी है? क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग उस पर कब्जा कर कर हिंदुत्व की बात करेंगे, हार्ड हिंदुत्व की बात करेंगे? तो मुझे जो चेहरा दिखा कि भाई यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात या मुस्लिम की बात करने वाला कौन, तो मुझे लगा कि दिग्विजय सिंह जी हैं। आज मैंने ये लेटर दिग्विजय सिंह जी को लिखा है और मैंने ये मांग की है कि दिग्विजय सिंह जी, अगर हनुमान चालीसा पीसीसी में हो सकता है, देवी देवता बिठाए जा सकते हैं, खूब बिठाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, रोज बिठाइए आप, लेकिन फिर बाहर आप बोर्ड लगा दीजिए कि दलित समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, हमारा जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक के सारे लोग हैं, वो सिख समाज, ईसाई समाज, ये पीसीसी में ना आए। सिर्फ वोट दे, सिर्फ वोट लेने की आप राजनीति कर रहे हैं। वोट तुमको चाहिए 100%, लेकिन आप हमारे काम नहीं करना चाहते हो। तो हमने दिग्विजय सिंह जी से मांग की है कि ईद है सुबह, आप हमको अनुमति दें, इजाज़त दें। अगर वाकई में आप सर्कुलर हैं, आपका चेहरा सर्कुलर है, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप हमको टाइम दीजिए। हम मुस्लिम समाज की कुर्बानी और विशेष नमाज पीसीसी पे अदा करना चाहते हैं। आप कम से कम हमें इजाज़त दे दें तो हम आकर वहाँ पर ये कर लें। पिताजी, एआईएम के जो तोकीर निजामी हैं, उन्होंने पीसीसी में बकरा कुर्बानी के लिए चिट्ठी लिखी है करने के लिए। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा किया जा सकता है पीसीसी में, तो कुर्बानी क्यों नहीं? अब ये तो होना ही था चाचा जान। जिंदगी भर आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे, अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड आ गई है। शर्म धर्मनिरपेक्षता का जो चोला आप ओढ़े हुए हैं, और इसको ओढ़कर आप जो हिंदू और हिंदुत्व को नकारते हैं, ये तो आपके संग दिग्विजय सिंह जी होना ही था। वो कहावत है ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जवाब दें अब उनके सवाल का जो एआईएमआईएम ने मांगा है।
मामला श्योपुर जिले के कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त लापरवाही के चलते 5 माह की गर्भवती महिला मुस्कान पत्नी बादल आदिवासी की नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। जहां सूत्रों की माने तो घटना मंगलवार की रात्रि के 1 बजे की है, जहां तबीयत खराब होने पर परिजन जब गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल लेकर पहुंचे तो मौके पर उपस्थित नर्स ने महिला का इलाज शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ना तो नर्स ने महिला का पर्चा बनाया, ना ही महिला का वजन और हीमोग्लोबिन की जांच की। डायरेक्ट ही नर्स ने गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त लापरवाही को और नर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। तो मैं अभी तक आपको दे चुका हूं जो भी हम लोग कितने बजे अरे आपकी हमने सदर से ID पता करवाई है, फैमिली ID मिल गई है हमको, तो हम उसकी जांच कर रहे हैं। अगर उसमें कोई लाभ मिल पाएगा तो निकल गया बड़ी ठंड में मिल जाएगा। नहीं उनकी सदर से ID उनके सचिव को पता है, यही चीज़ की बात है। नहीं समझ ID बनी हुई है। सर, आज हॉस्पिटल में लापरवाही से इलाज के चलते एक प्रसूता महिला की मौत हुई है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की फैसिलिटी के साथ मजाक किया जा रहा है, किस तरह से लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सीन पूरा सामने है। वाल्मीकि समाज की महिला रात को आती है और नर्स उससे गोली दवाई दे के बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर की सलाह के भेज देती है, और जो ड्यूटी पे डॉक्टर था वो कहीं रूम पे जाके सो रहा था। तो ये सारी स्थिति ऐसी है कि सुबह तक वो इंजेक्शन और गोली गलत दवाई लग जाने के कारण उसकी डेथ भी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि उसके कोई नहीं है, 1 साल का बच्चा, 1-1.5 साल का, और एक अकेला आदमी है, उसको कम से कम 10 लाख का मुआवजा राहत राशि दी जाए और उसको कहीं भी किसी भी जगह सफाई कर्मचारी के रूप में रखा जाए। देर रात महिला की मौत हुई है, लेकिन अभी तक 12-1 बजे तक कोई प्रशासन के आला अधिकारी श्योपुर से या कोई शासन के नेता यहाँ आए नहीं हुए हैं। आप विपक्ष के तौर पर भी यहाँ मौजूद हैं सर, इस स्थिति पर आप क्या कहोगे? अब इस स्थिति पर तो मैं क्या कहूँगा, इस स्थिति पर तो जनता ही विचार करे। अभी तक सर कलेक्टर महोदय भी आए नहीं है, जबकि चक्का जाम काफ़ी देर से हुआ है। सब आप जानते हो कि मुख्यमंत्री कल विजयपुर आ रहा है, पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री को साधने में लगा हुआ है, जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं। परवाइया स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिली है, गर्भवती महिला की मौत हो गई है देर रात, अभी तक उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्या कहना है सर आपका? नहीं, उसका मतलब किस तरह का इंतजाम, जैसे मतलब अभी तक सर लोगों को संतुष्ट नहीं किया गया कि किस वजह से मौत हुई है, संबंधित महिला पर कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, संबंधित महिला के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसकी कार्रवाई का लेटर अभी यहाँ से सब चीज़ होने के बाद में मैं लेटर भेज रहा हूँ जिले के लिए। मेरे हिसाब से बात हो गई है टेलीफोन पर। गर्भवती महिला को एक नर्स ट्रीट करेगी सर, ये कोई डिग्रीधारी थोड़ी है सर, एक डॉक्टर उसको ट्रीट करता है। हाँ, नहीं, उसकी ये गलती है तो उन्होंने डॉक्टर साहब को उसके लिए नहीं बुलाया, उसके लिए भी उनके पूछा, वो भी चीज़ उसमें लिखी जाएगी, उस चीज़ में बिना सर पर्चा बनाए महिला को इंजेक्शन दिए गए, सर ये बात सही है? नहीं, उसे मैंने पूछा था तो उसने बोला कि सर मैंने पर्चा नहीं बना पाया, मैंने ये लगा दिया था इंजेक्शन, और ये था, ये गोली मैंने देखी भी थी। उसके बाद सर बिना पर्चा के किसी महिला को ट्रीट करना, ये नहीं, डॉक्टर से करवाना चाहिए खैर उस चीज़ के लिए। उसने जज नहीं किया कि जब कोई चीज़ ये है, वो कह रही थी, मैंने फ़ोन पर उससे बात की है सामने, तो कह रही सर उसको खाली सामान सा दर्द था, मैंने रेंडेडिन इंजेक्शन लगा के गोली दे दी। PM से उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या उसमें रीजन क्या हुआ है, क्योंकि ये इंजेक्शन तो ज़्यादातर बहुत लोगों को देते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं। कार्रवाई PM उपरांत की जाएगी, PM रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अग्रिम कार्रवाई जो वास्तविक है कि ये चीज़ किस कारण से, ये तो जैसे ये घटना कोई चीज़, इसका मैं पूरा विवरण इनका दिया हुआ है, वो मैंने प्राप्त कर लिया है लेटर, उसकी कवरिंग लेटर लगाया, मैं साहब से फ़ोन पर बात कर ली है, उसके लिए मैं लेटर उनको भेज रहा हूँ, है ना, वरिष्ठ कार्यालय के लिए। ये मेरी बात उनसे हो चुकी है, और उसके बाकी कार्रवाई का जो भी लोग हैं ना, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो PM के बाद उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को अपने इसने भी ये कार्य किया है। बुरहानपुर जिले में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर जारी किया संदेश। बुरहानपुर जिला का एक ऐतिहासिक एवं पर्यटन दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिला है। जिले में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर क्षेत्र में झरने बहने लगते हैं, जिसका आनंद लेने के लिए पर्यटक लोग आते हैं। कलेक्टर भव्या मित्तल ने वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर जिले वासियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक वीडियो संदेश जारी किया है। आइए देखते हैं कलेक्टर ने वीडियो संदेश में क्या कहा है।
वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से हमारी बाढ़ राहत का कंट्रोल रूम भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके बाद कंट्रोल रूम के माध्यम से भी सब जगहों पर जो ड्यूटी लगाई जा रही है उसकी सूचना ली जा रही है। लेकिन क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है और जन समुदाय पिकनिक स्पॉट्स पे जाना शुरू कर लेता है, तो हम सभी को यही अपील करना चाहेंगे कि चाहे वो बादलपुरा हो, बसाली हो, महल गुराड़ा हो, झांझर डैम हो एवं अन्य भी पिकनिक स्पॉट्स हो, वहाँ पर वो ध्यान रखें कि ऐसी सभी जगहों पर सेल्फी लेते हुए कहीं हम ऐसे स्पॉट पे ना खड़े हो जाएं जहाँ से गिरने की संभावना हो या डूबने की संभावना हो। साथ साथ में जो भी घाटों पर भी आप जाते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पास में ना जाए पानी के, जहाँ पर खासकर जब पानी उफान पे होता है। तो साथ साथ में ऐसी कई सारे नाले हैं और नदियाँ हैं जो भी उफान पर चली जाती हैं, जिसके बाद कुछ पुलिया, कुछ रपटे भी पानी के नीचे चले जाते हैं। ऐसे किसी भी रपटे पुलिया को जहाँ पे हादसे की संभावना है वहाँ पर उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। पानी कम भी होता है तब भी अगर आप गाड़ी लेके, मोटर बाइक लेके जाने की कोशिश करते हैं तो बहने की संभावना रहती है, तो सभी लोग इसका ध्यान रखें। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के वैज्ञानिक शिवनारायण साहू ने बताया कि मध्य प्रदेश के मौसम में मानसून लगभग सभी जिलों में अपनी दस्तक दर्ज करा चुका है। मानसून के अलावा प्रदेश में कुछ अन्य वेदर सिस्टम भी सक्रिय हैं, जिसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रक लाइन गुजर रही है, जबकि एक दूसरी ट्रक लाइन गुजरात तट से केरल तट तक बनी हुई है, जिससे मौसम को पर्याप्त नमी मिल रही है और प्रदेश में लगभग सभी जगह पर बारिश के आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। मैं एस.एन. साहू, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, सागर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े पन्ना में 21 सेंटीमीटर, पठारी में 16 सेंटीमीटर, लटेरी में 15, दमोह में 14 और इस्लामाबाद में 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और अब ये कम दबाव का क्षेत्रफल नॉर्थ ईस्ट एमपी पर होने के कारण अभी अगले 2 दिनों में नॉर्थ वेस्ट एमपी पर खिसक जाएगा, जिस वजह से अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में वर्षा होने की संभावना है। चेतावनी सागर संभागों के जिलों में तथा गुना, राजगढ़, शिवपुरी, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है तथा चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर संभागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। भोपाल में शाम के समय गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। बुधवार को घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान रहवासियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखा। पुलिस अधिकारियों ने बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इंदौर में घर बिकाऊ के पोस्टर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री इंदौर के मामले में समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश देंगे। नरोत्तम ने कहा कि बिल्डर ने कॉलोनी हैंडओवर नहीं की है, बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों को दिक्कत है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, पुलिस को गुंडों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा कि गुंडे संभाल जाए नहीं तो संभाल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में इन दिनों नशेड़ियों और बदमाशों ने आतंक मचा रखा है, जिससे वहां रहने वाले लोग परेशान हैं। बदमाशों का आतंक इस कदर है कि कई घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। वहां पर मैं कल ही इंदौर से आया हूं। इस विषय पर विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है 10 बजे, और 10 बजे इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। जहां तक मेरे संज्ञान की बात है, इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है, और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी। वहाँ पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहाँ अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए नहीं, संभाल दिए जाएंगे। 50% से अधिक नुकसान होने पर अब मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद पाटिल ने दी जानकारी।
बुरहानपुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में किसानों का मुआवजा दोगुना करने का निर्णय लिया। इसके बाद गुरुवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर स्थित सांसद कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। सांसद ने बताया अब किसानों को दुगना मुआवजा मिलेगा। 25 से 35% नुकसान पर 15 की जगह 30,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। 35 से 50% तक नुकसान होने पर 27,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अब 27 की जगह 54,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। 50% से अधिक नुकसान होने पर पहले 1 लाख रुपए मुआवजा मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। सांसद ने बताया जिले में लगातार आंधी के कारण केला फसल को काफी नुकसान हुआ है। नुकसानी का मुआवजा किसानों को पर्याप्त नहीं होता था, इसलिए किसानों ने समस्या बताई। साथियों, तो अवगत करना चाहूँगा कि कल हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे किसानों के हक को लेकर एक बड़ा फैसला कैबिनेट के अंदर निर्णय किया है। जैसा हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। ये हमारी सरकार ने हमेशा दुख की घड़ी में आंधी तूफान से जो नुकसान हुआ था और स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक एक खेत घूमकर उन्होंने उस नुकसानी का आकलन किया था। उस समय हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया भी उनके साथ में थे, हमारी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनी जी भी उनके साथ में थी और हम लोग उनके साथ में थे। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के दर्द को समझते हुए 1 लाख रुपया 50% से अधिक नुकसानी पर 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की घोषणा करी थी और हमारे यहाँ के किसानों को उसकी मुआवजा राशि देने का काम भी किया था। इस बार भी जो देखने में आया कि लगातार हर 8 दिन 15 दिन में जो आंधी तूफान आया और आंधी तूफान की वजह से हमारे किसानों की फसल को बर्बाद करने का काम किया। और इस दुख की घड़ी में क्योंकि स्वाभाविक है कि एक पौधा खड़ा करने में लगभग 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का खर्चा किसान को आता है, क्योंकि मजदूरी महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया और इन सारी चीज़ों से ज़मीन के मुनाफे महंगे हो गए। और इस कारण जो पौधा है वो पौधे की लागत लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास आ जाती है। तो देखने में आया कि इस बार भी बड़ा नुकसान हमारे किसानों को उठाना पड़ा है। जो राशि लेट डालने का जो निर्णय हुआ है इसलिए हुआ है कि बढ़ाकर राशि देना है और 16 तारीख को 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मुझे फ़ोन आया कि इस राशि को कितना बढ़ाकर हमें देना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि राशि बढ़ाकर दो और हमारा ये आग्रह था कि आप स्वयं आकर यहाँ किसानों के साथ में किसानों के फसल को देखते हुए यदि खुद आकर प्रत्यक्ष रूप से देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उनकी व्यस्तता को हम समझ सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने कितना बड़ा कर देना चाहिए, हमने तो मांग ज़्यादा किए मेरे साहब, लेकिन इस राशि को हम दुगना कर देंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमारे किसानों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने उस दिन आश्वस्त किया था कि मैं इसको दुगने तक के 2 तक के करने का कोशिश करता हूँ, 1.5 हो जाए तो चलेगा, 2 हो जाए तो चलेगा, तो आपके ऊपर छोड़ दिया हमने, क्योंकि अब आप किसान हो, किसान के बेटे हो, किसान के दुख में आप कर सकते हो, आप करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा हमको उन्होंने आश्वस्त किया था। और अभी हम लोग जब 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने उस रोज 23 तारीख तय की थी कि 23 तारीख को मैं राशि डलवा देता हूँ। तो लेकिन कुछ क्योंकि कैबिनेट में निर्णय नहीं हुआ था, इसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया होगा। और 1 तारीख 4 दिन पहले तय हो गई थी, 1 तारीख को इस मुआवजे की राशि किसानों के खाते में डालेंगे, लेकिन कितने डालेंगे, क्या डालेंगे, उन्होंने इस बात को जो है गोपनीय रखा था। और हमने भी कहा था कि आप इसको गोपनीय रखना जब तक के पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाए, और नहीं तो फिर बाद में जो ये होता है कि हमने तो इतना मांगा था, इतना मिला, हमारे कहने से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो बातें ना आए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उस बात को ध्यान में रखते हुए कल कैबिनेट में निर्णय लिया है और निर्णय लेकर 1 तारीख को सारे किसानों के खाते में उनकी मुआवजे की राशि डल जाएगी। देखिए, जो कल हमारे
किसान हितैषी किसान पुत्र मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कल कैबिनेट में लिया है। जो हमारा बुरहानपुर जिला और खंडवा संसदीय क्षेत्र में जो केला उत्पादक किसान हैं, इन केला उत्पादक किसानों के ऊपर लगातार ऊपर वाले की जो मार पड़ रही है, जो आपदा के कारण किसानों का आंधी तूफान में नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक सहायता राशि देकर करने की कोशिश की। सहायता राशि तो पहले भी सरकारें देती थी, लेकिन पहले उनके मुँह में जीरे के बराबर जो कहावत है वो भरपाई होती थी। पहले हमने देखा है कि किसानों के साथ मजाक होता है। किसान की फसल नुकसान होती थी तो किसी को 25 रुपये का मुआवजा मिल रहा है, किसी को 150 का मिल रहा है, किसी को 250 का मिल रहा है, और वो भी चेक लेने के लिए तहसील कार्यालय उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे किसानों के लिए जो मुआवजा राशि RBC 4 में प्रावधान किया, और प्रावधान करते हुए अधिक से अधिक किसानों को मुआवजे की राशि मिले, ये अपनी तरफ से प्रयास किया। 2018 के अंदर भी इसी तरह से नुकसान किसानों का हुआ था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के खेतों तक पहुंचकर उसका आकलन किया था, और सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि मुआवजे की राशि बढ़कर मिलना चाहिए। पहले 37,000 रुपया पर हेक्टेयर मिलता था, 50% से अधिक नुकसानी पर, तो मांग की कि 50% से अधिक नुकसानी पर 1 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, और वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देने का काम किया था। क्योंकि 5 साल हो गए, इस बार भी बहुत सारा नुकसान हमारे किसानों को हुआ है, और आए दिन 2-4 दिन के बाद में कभी शाहपुर का एरिया आंधी तूफान में नुकसान पहुंचा है, तो कभी धामनगांव बोशल का पहुंचा है, तो कभी इच्छापुर का पहुंचा है, तो कभी सिसुदा बांसखेड़ा का पहुंचा है, तो कभी मोहन बम्बाड़ा का पहुंचा है, कभी कोकनार गोदमनी का पहुंचा है, कभी लोनी का पहुंचा है, कभी चांदनी बोशल का पहुंचा है। तो ऐसा अलग अलग एरिया को नुकसान पहुँचाने का काम इस बार जो है आंधी तूफान ने किया है। और हम सब लोग, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसान के दुख को समझ सकते हैं, और किसानों की बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के सामने रखी कि भाई साहब, ये क्योंकि 5 साल में लागत काफ़ी बढ़ चुकी है, मजदूरी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जाकर आग्रह किया कि ये जो मुआवजा राशि हम जो अभी दे रहे हैं 25% से 33% तक के 15%, 33% से लेकर 50% तक के 27,000 रुपये देते थे, और 50% से अधिक नुकसानी पर 1 लाख रुपये देते थे। ये राशि पर्याप्त नहीं है, इस राशि को निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि किसान की लागत बढ़ चुकी है। किसान एक बार नुकसान यदि होता है तो 3 साल तक के किसान होश में नहीं आता, क्योंकि स्वाभाविक है कि सब किसान संपन्न नहीं होते, और संपन्न भी यदि कोई है तो नुकसान ही होता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे प्रतिनिधिमंडलों के साथ में जाकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री कहा कि हमने एक चीज़ का आकलन किया है, और क्योंकि हम लोग भी किसान हैं, किसान के दर्द को दुख को समझ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्योंकि किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों के साथ में हर समय हर परिस्थिति में हमेशा वो खड़े रहे हैं, और किसी भी प्रकार की नुकसानी हुई है तो नुकसानी की भरपाई करने की कोशिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए 25% से लेकर 33% तक अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 15,000 पहले मिलते थे उस राशि को बढ़ाकर अभी 30,000 तक करने का निर्णय किया है, और 33% से लेकर 50% तक के पहले 27,000 रुपये नुकसानी की भरपाई होती थी, उस राशि को भी दुगना करते हुए 27,000 से 54,000 रुपये उसकी भरपाई करने का जो निर्णय किया है। और 50% से अधिक, यदि 50% से चाहे वो 51% हो या 60 हो या 100 हो, तो उस किसान को पहले 1 लाख रुपये दिया जाता था, और अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। चौहान जी ने हमारे किसानों के दुख को दर्द को समझते हुए इतनी बड़ी सहायता राशि देने की घोषणा उन्होंने की है। तो मैं मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमेशा हमारे किसानों के दुख दर्द को समझा है, और किसानों के साथ में इस दुख की घड़ी में आप खड़े हैं, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बड़ी सहायता साबित होगी। क्योंकि नुकसान तो नुकसान होता है,
लेकिन उसके बाद में जो हम चाहते हैं कि कई लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि इतने में क्या हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि बढ़ाकर देने का निर्णय साहस यदि किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो मैं सभी किसानों की तरफ से, सभी मजदूरों की तरफ से, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आपने जो हमारे किसानों को सहयोग देने के लिए जो राशि स्वीकृत की है, पूरा क्षेत्र आपका तहे दिल से धन्यवाद देता है। और ऐसा ही सहयोग आशीर्वाद हमारे किसानों पर आपकी कृपा बनी रहे और ये किसानों को राहत राशि के अलावा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों को किसान सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री 6,000 देते और माननीय मुख्यमंत्री अभी तक 4,000 देते थे, 4,000 की राशि को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर किसानों के लिए 6,000 रुपये करने का जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, 2,000 रुपये किसानों को बढ़ाया है। तो उसके लिए भी मैं सभी किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमेशा किसानों के दुख दर्द में खड़े रहकर हमारे किसानों को साहस देने का काम, ढांढस बनाने का काम जो दिया है। हम सब किसानों की तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे सभी किसानों पर बना रहे और किसानों की तरफ से आप जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको और ताकत दे और आप और किसानों के और मजदूरों के हित में काम करते रहे। बाहर से आने वाले लोग देखते हैं, जो आपके शहर के बारे में कल्पना करते हैं, आपके ज़िले के बारे में कल्पना करते हैं, उनको अच्छा शहर देखने को मिला। अपन कल्पना करते हैं यहाँ पर्यटन नगरी की, लेकिन ये हालत है कि आज वाहन से तो छोड़ दो, पैदल चलना। आपने जैन साहब जो प्रश्न किया है कि आपने कहा था कि 19,60,000 निश्चित रूप से उसका एक पार्ट आप भी, तो आप भी सांसद हो और हमारी भी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी कोई स्थितियाँ बन है तो उससे आप लोगों ने भी हम अवगत कराना चाहिए और अवगत कराकर वो परिस्थितियों को सुधारने के लिए आप और हम सब मिलकर ही परिस्थिति को सुधारेंगे। और आपने अच्छा ध्यान में लाया कि बस स्टैंड पर जो है कि चलने के लिए भी दिक्कत आ रही है, तो मैं अभी माननीय महापौर जी से भी चर्चा करता हूँ और कमिश्नर से बोलता हूँ कि स्थिति को सुधारें। 50 बार अखबारों के माध्यम से ये खबरें बताई जा चुकी है, समस्याएं बताई जा चुकी है, लेकिन वो कुंभकर्णी नींद नगर निगम ऐसा सोया अपना आयुक्त तो सुनने को तैयार है ना महापौर साहब सुनने को तैयार है क्या। और महापौर मतलब नगर निगम पूरी चल रही कहाँ से, गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम से, तो थोड़ा इस पर ध्यान दिया है। तो आप महापौर जी बैठे हुए तो वहीं से चलेगी ना, जहाँ बैठेगा वहीं चलेगी ना। तो नगर निगम में महापौर कार्यालय बना हुआ ना, वो भी कार्यालय है। सांसद जी, चुनाव वर्ष है और बीजेपी में कुछ नियुक्तियां भी की जा रही है। छपनार में ओम चौकसे जी को जिला मंत्री बनाया गया था, जिला महामंत्री। उन्होंने पत्र जारी होने के तुरंत बाद मैसेज डाला है फेसबुक पर कि पद से इस्तीफा देते। इसके अलावा छपनार मंडल के उपाध्यक्ष उन्होंने अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा, भाजपा की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देने की मैसेज डाला। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस विषय में मुझे जानकारी, इस विषय में आप जिलाधीश जी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि संगठन वो देखते हैं तो संगठन की बात वही करेंगे। चुनाव वर्ष में क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी? कहीं नाराजगी कहीं नहीं है और हम पूरे परिवार को संतुष्टि कर सकते हैं। इतना बड़ा परिवार है तो किसी की थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही हो सकती है, तो उसको बैठ कर सुधारेंगे। आप जानते कहेंगे संगठन को लेकर कहीं ना कहीं पकड़ ढीली होती जा रही है, इसलिए नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये तो हमारे संगठन वाले बता पाएंगे, मेरी तरफ से कोई बात मेरे कई काम मिले और उसको बताओ। लेकिन अभी तक के भी कई हमको परेशानियाँ उठाना पड़ती है और अभी भी कुछ रिकॉर्ड को लेकर हमको खंडवा पर आज भी निर्भर होना। सांसद जी, अब किसानों की बात होती है, उस विषय में बात चल रही है कि बात करिए, शासन की बात करिए, हमने बात करी, उस परिवार को सहायता मिलना चाहिए, क्योंकि आपने समझते हो कि प्रशासनिक कार्य में दिक्कत तो होती है, क्योंकि वो जो घटना है वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो घटना नहीं चाहिए थी, जान होती है किसी की भी, लेकिन उसमें भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और कुछ न कुछ किसान परिवार को सहायता मिलेगी। सर
रीवा जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बकरे के 2 दावेदार सामने आ गए और इसी के चलते मामला थाने तक पहुंच गया और 2 दावेदारों की लड़ाई के बीच बेजुबान बकरा भी थाने पहुंच गया। मामले को निपटाने पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने बकरे को थाने में बांध लिया है और उसके असली मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। 29 जून गुरुवार को पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें बकरे की कुर्बानी का विशेष महत्व होता है। लेकिन रीवा में बकरीद से एक दिन पहले ही बकरा विवाद हो गया। बकरा विवाद संजय खान और शाहरुख खान के बीच हुआ है। एक बकरे पर 2 लोग अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। दोनों ही 25 सिविल लाइन थाने पहुंच गए और बकरे का मालिक होने की अपनी दलील दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 बच्चों की बातें सुनकर बकरे को थाने में रख लिया है और अब बकरे के असली मालिक की पहचान में जुट गई है। दरअसल बकरे का खुद को असली मालिक बताने वाले रीवा के पदमधर कॉलोनी निवासी संजय खान का कहना है कि उनका बकरा 7-8 माह पहले चोरी हो गया था, जो कि यही बकरा है। क्योंकि उन्होंने बकरे को बचपन से पाला था, इसलिए वो उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं। साथ ही उनके पास फोटो भी है। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान। ये एक बकरा आपके घर में मिला है, दूसरा कह रहा है कि हमारा बकरा चोरी हुआ था, वो आज यहाँ मिला है। ये बकरा आपने कहाँ से लिया था? बकरा ये मनगांव बाईपास है ना, वहाँ पास कितने बकरा की झुंड निकलती थी। हम लोग दोस्त लोग सब कोई घूमने जाते थे, तो हम लोग को ये बकरा वहीं पास मिला। तो हम लोग गाड़ी रोक के देखे तो ये बकरा हमको खूबसूरत दिखा, अच्छा दिखा। तो मैं 1 साल पहले मैं ये बकरा 15,000 रुपये का वहाँ से ख़रीद के लेके आया हूँ। अच्छा, जिससे लिए उसको पहचान? अब सर जिसको लिए अब इतने झुंड में, अब वो अहिर गाँव, जब हम इतना तो कोई जानकारी नहीं कर पाएगा, कोई भी लेगा। मतलब आप रोड से चल? बाकी कल मैंने इनके मतलब कि भाई थे जो छोटे, इनको लेके मैंने कल गया भी कि शायद फिर मिल जाए दोबारा, अगर चलते हैं कल। तो कल जब हम लोग गए तो मतलब झोपड़ी टाइप की वो थी, होटल थी, तो वहाँ एक बुढ़ा 2 बुढ़ी बैठी थी, मतलब 2 बुढ़ा 1 बुढ़ी। तो हम लोग पूछेंगे ये बताइए कि वो मतलब माता जी क्या अभी बकरा का झुंड निकला है क्या इधर से? तो बोली कि अभी तो निकलता डेली है, पर अभी हम लोग देखे नहीं, हो सकता है कभी कभी वो रोड से भी निकल जाता है, कभी कभी ये रोड से भी निकल जाता है। तो वो इनसे बोली, जिनका बकरा था, जो बोल रहे मेरा बकरा है, वो इनसे ये बोले कि बकरा की फ़ोटो के आप रखे हो तो ये फ़ोटो दिखाएं। फ़ोटो दिखाने के बाद वो औरत बोलती है कि ये इनसे पूछे कब चोरी हुआ, तो ये बोले 1 हफ्ता चोरी हुआ, ये बोले। उसके बाद फिर जी और सबसे पहली बात तो चोरी की बकरा की क्या कुर्बानी होती है, जायज़ है कहीं? आप बताइए। जी मैं कुर्बानी के लिए खरीदा था इसको साल भर पहले। क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहरुख खान, घोगर में। क्या नाम है आपका? संजय खान। ये एक बकरे का मामला है, आप बता रहे हैं ये हमारा बकरा है, जी बता रहे आप कैसे आप बता रहे कि आपका है ये हमारे घर में ही पैदा हुआ था और जब मेरे घर में था तब की मेरे पास फ़ोटो है इसकी। ये 7 से 8 महीने पहले चोरी हो गया था या गुम गया था। अब हमको एक दिन पचमटा में एक घर में बंधा हुआ मिला ही ये, तो वही हम आए हैं थाने। कैसे पहचान हुई कि आप? ये हम उसको बचपन में ही हमारे यहाँ पैदा ही हुआ है, छोटे से बड़े होता हमने देखा है और फिर अपने पास फ़ोटो रखे थे हम, उसमें हम मिलाए इसको। अरे जब घटना हुई थी, जब ये बच्चा चोरी गया था, आपने शिकायत की थी कहीं? शिकायत करने आए थे तो ये हुआ था कि साथ कुत्ता खा लिया हो या कहीं हेरा गया हो, कहीं भाग गया होगा, तो उस समय आवेदन नहीं लिए थे। ये कहाँ से चोरी हुआ था? ये हमारे घर से, हमारे खेत में चल रहा था, पदमधर कॉलोनी। हाँ, वहाँ से गायब हो गया? वहाँ से गायब हो गया था। फिर कुछ दिन बाद ये हमको अभी पचमटा में एक घर में बंधा हुआ मिला, घर के बाहर बंधा हुआ था। हम जब देखे, जी हाँ। तो अभी आपने यहाँ क्या निर्णय हुआ थाने में? यहाँ अभी थाने में कोई निर्णय नहीं हुआ है। टीआई साहब बकरे को बुलवाए हैं, बकरा लेके आए हैं। दोनों पक्ष भी है? हाँ, दोनों पक्ष हैं यहाँ। तो आप क्या चाहते थे? कुर्बानी करना चाहते थे? हाँ, हम अपने बकरे की कुर्बानी करना चाहते थे। हमारा नाम संजय खान, निवासी पदमधर कॉलोनी, मस्जिद के पीछे। आपके थाने में एक बकरे का मामला फंसा है, 2 लोग उसमें दावेदारी कर रहे हैं, कल बकरीद है, कल कुर्बानी कर रही है, तो क्या निर्णय लेंगे आप और क्या देखने को मिला अभी तक इस मामले में? एक आवेदन प्राप्त हुआ था, संजय खान हैं, उनका कहना है कि मेरा एक बकरा 6-7 महीने पहले चोरी हो गया था, जो एक अन्य व्यक्ति के पास बंधा हुआ है। उस बकरे को थाने ला लिया गया है। दोनों ही पक्षों को थाने में तलब किया गया है कि अपने बकरे के संबंध में जो भी प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं, फ़ोटोज़ हैं या अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य है वो प्रस्तुत करें, जिसके संबंध में प्रमाण प्राप्त होंगे, पोजीशन के संबंध में
या उसके ओनरशिप के संबंध में उसे बकरा सुपुर्द किया तो जाएगा। दोनों पक्ष तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, दोनों एक ही डिजाइन की तस्वीरें हैं। ऐसे में दस्तावेज तो कुछ उनके पास है, तो कैसे निर्णय होगा इसका? तस्वीरों को हमने अभी देखा है प्रथम दृष्टया। इनका कहना है कि हमने अपने कैमरे से खींचा है, लेकिन जो इनके इसमें तस्वीर है व्हाट्सएप से कहीं से प्राप्त हुई अभी लेटेस्ट 2-3 दिन में। बकरों के साइज़ भी एक जैसे हैं। अगर 7 महीने पहले की तस्वीर है, निश्चित तौर पे जानवरों में 7 महीने में काफ़ी अंतर आता है। हर तथ्यों को नज़र रखा जाएगा और जैसे भी पोजीशन के संबंध में डॉक्यूमेंट प्राप्त होंगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। तो माना ही जाता है कि ईद उल अजहा के त्यौहार में जो कुर्बानी दी जाती है तो मतलब आपके मेहनत की कमाई, वैसे में 2 दावेदार है, कोई एक झूठ बोल रहा है। निश्चित तौर पे इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तथ्य की जांच की जाए। तो सर ये कुर्बानी करेगा कौन, कुछ अभी तक? तत्काल जांच की जाएगी और जांच के बाद चूंकि किसी न किसी एक का तो है, दोनों का हो नहीं सकता, इस तथ्य का परीक्षण अति आवश्यक है। नागदा के बिरला ग्राम थाने पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला है कि बिरला ग्राम थाना अंतर्गत प्रेम नगर की रहने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया है कि प्रेम नगर के रहने वाले भूरा नामक चोर घर में चोरी करने घुस गया और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था कि इतने में महिला राजूबाई जाग गई और भूरा ने महिला की गर्दन पकड़ ली। इतने में महिला जोर से चिल्लाई, जिस पर घर के बाकी सदस्य भी जाग गए और पास के पड़ोसी भी जाग गए और आरोपी भाग निकला। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद डायल 100 को बुलाया गया और फिर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और फिर पुलिस के समक्ष आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब जब आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो बिरला ग्राम थाने के पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया। जब हमें इसकी सूचना मिली तब हमने पुलिस थाने फोन किया, तब पुलिस का कहना था कि आरोपी भूरा ने माफी मांग ली है और आप थाने आ जाओ और आमने सामने बैठकर बात कर लो। महिलाओं का कहना था कि जब आरोपी भूरा घर में चोरी करने घुसा था। क्यों आए? सर मेरा है ना चोर घुस गया था 21 के रात को, 22 को सुबह को। क्या मैं और मेरी है ना 11 साल की नाती बाहर सो रहे थे पलंग पे और आके मेरे ना सिराना आके छुप के बैठा हुआ था। क्या और मतलब 11 मिनट तक मेरे ना सिराने वो छुपा रहा। क्या और जो है ना मतलब रात को मेरी 1-2 बार नींद खुली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे सिराने कौन है, तो मैंने ध्यान दिया नहीं, वापस हो गई मैं। उसके बाद है ना मैं बाथरूम करने के लिए उठी ना तो एकदम मेरे सिराने को बैठा हुआ था। क्या एकदम मैंने उसको खड़ा होकर देखा ना तो एकदम मेरे ऊपर लपका और मेरा एकदम गला पकड़ा उसका उसने। क्या और मेरे को एकदम कौन था वो? क्या बनूँ है ना वीडियो से पहचान में आया कि कसी मुल्ले का कोई लड़का वीडियो भी है आपके पास? हाँ वीडियो है मेरे पास में। तो आप थाने पे किस लिए आए थे? थाने पे आके ना हमने रिपोर्ट डाली थी। उसको पकड़ भी लिया था और हमने मतलब हमारे बच्चों ने पकड़ाया था उसको। वो फिर ना एक रात रखा यहाँ थाने में, फिर छोड़ भी दिया उसको। अब किस कारण छोड़ा उसको हमको पूछा भी नहीं, छोड़ दिया उसको। आज छोड़ दिया उसको, कल से फिर सेम मिलेगी, फिर हमारे घर में आएगा, फिर हमको कुछ नुकसान पहुँचाएगा, मोहल्ले में नुकसान पहुँचाएगा, तो इसका जवाबदार कौन है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको आना नहीं चाहिए मोहल्ले में और उसको पकड़ो, पकड़ो उसको। क्या हम एक हफ्ते में हमारे मोहल्ले में 2 बार घुस गया वो। छोड़े कि नहीं छोड़े, क्या सजा दे वैसी दोबारा ऐसी हरकत हमारे मोहल्ले में 2 बार घुस गया है ना। क्या और मेरे पास है ना मेरी 11 साल की गुड़िया चोरी थी, 11 साल की गुड़िया चोरी थी। क्या पता वो उसको उठाना आया था या चोरी करने आया था, पता नहीं क्या। अगर उसको चोरी कर जाता तो ठीक है, लेकिन मैं गुड़िया को उठा जाता फिर क्या करते? तो क्या कहाँ की घटना है ये ना प्रेम नगर 3 नल के पास की। प्रेम नगर की? हाँ 3 नल की। आपका क्या नाम है? छोड़ा कि उसको ये नहीं समझ नहीं आ रहा। नहीं आप क्या मतलब आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू। हाँ तो आप ये चाहते हैं कि पुलिस वापस पकड़े उसको? हाँ हम ये चाहते हैं कि पुलिस वापस पकड़े उसको। या पता नहीं उसको मेरा गला काटता वो, मेरी गुड़िया को उठाता वो, या पता नहीं क्या करता वो। तो मालिक की दया से ना, भगवान की दया से मेरी नींद खुल गई तो मैं बच गई, नहीं तो मैं तो मेरा गले का काट देता वो, या मेरी गुड़िया को उठा लेता वो। क्या 11 साल की गुड़िया मेरी। क्या मामला था ये? हम ये चाह रहे हैं कि हमको बिना बताए उसको छोड़ा क्यों गया, कल से कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमको लिखित में दे रही है क्या ये कि कभी भी जीवन में हमारा। अभी पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का ये कहना है व्यक्ति सामने वाले ने माफ़ी मांग ली है और बोले कि इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है और तुम आ जाओ थाने पे, एक बार तुम चाहो तो सामने लाके 2 झापड़ मार देंगे उसको। किसने कहा ये? यहाँ से किसी कर्मचारी ने बात करी थी। अच्छा क्या नाम पता नहीं, खाली फ़ोन आया था और एक बार थाने पे आ जाना सुबह, सामने वाले से तुम्हारी बात करा देंगे। क्या बाकी कोई बवाल मत करो, बोले जो भी होगी बात कर लो आमने सामने बैठ के। उसको और से हम क्या बात करेंगे? सामने वाले का अपना हथियार था, अगर मान लो अगर मार के चल जाता उस वक्त मैं भी जगी रहा था, रात में 3 बजे मैं भी जगी रहा था। 10 मिनट पहले मैं बाहर होके निकला था।
3:10 में बाहर था और 3:24 पे वो घुसा है और 33-36 पे भगा है घर से। 12 मिनट घर के अंदर दिया वो। किससे मांग ली? अपने सामने खड़ा करो। हमारे सामने खड़ा करो कि माफी किससे मांग ली? किससे मांगी माफी? हमारे को तो पता ही नहीं है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने खोला शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे। केंद्रीय मंत्री ने अपने जिले की पुलिस का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया। एक नौजवान ने आत्महत्या की, एक जवान कोई लड़का किसी परिवार का गया, तो मैंने पहले ही कहा था कि संवेदना पूरी तरह से है। लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं, वो कान खोलकर सुन लें कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और जो दमोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की जांच ना हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया फैसला है। मैं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ इस कार्रवाई के खिलाफ हूं और मैं इसके लिए हर कीमत पर मेरे कार्यकर्ता हैं यशपाल, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बाकी और भी लोग हैं जिनके नाम उसमें लिखे हैं, फिर तो उसमें मेरा भी नाम है, फिर मुझ पर भी मुकदमा लगना चाहिए। और इसलिए मैं हर कीमत पर उनके साथ हूँ। मैंने कहा था कि बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने जो जल्दबाजी की है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। और जब तक इन सबको न्याय नहीं मिलेगा, मैं दमोह पुलिस की कोई सेवाएं नहीं लूँगा। और आज से ही मैं उन सबको वापस करूँगा। मेरी जो निजी सुरक्षा है, उसके अलावा दमोह पुलिस का कोई भी कर्मचारी मेरे बंगले पर या मेरे साथ नहीं होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।